दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय 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 देवा, जय हिमाचल। जिसको जैसा सैल्यूटेशन अच्छा लग रहा है मेरी ओर से स्वीकार करें। शिमला की बात करेंगे और जो हमारी ये ज़िलाओं की यात्रा है वो लगभग लगभग अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है। एक या दो डिस्ट्रिक्ट्स हो रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश रियासत वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कवर हो जाएगी। चलिए शिमला शुरू करते हैं, उसके बाद तो फ्लो में जैसा आता रहेगा वैसा करेंगे। शिमला, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा ये हिमाचल का मैप है जो हम नॉर्मली हर एपिसोड में ये मैप हम पहले देखेंगे। तो ये हमारा हिमाचल है। हिमाचल ये नॉर्थ में पड़ता है। हिमाचल के जो नेबर्स हैं वो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है और उत्तराखंड है, यूपी है। और आगे अगर देखेंगे तो ये हमारा हिमाचल का मैप है विद डिस्ट्रिक्ट्स। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शिमला की, जो हमारा लगता है एक स्टेट के साथ जिसका नाम है उत्तराखंड। ये अलग मैप है हमारा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा शिमला है। ये जो शिमला है ये हम पढ़ने वाले हैं आज। छोटी छोटी रियासतें हैं और उसके बाद ये हमारा किन्नौर है जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है यूके। यूके मतलब यूके मत समझना यार, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये उत्तराखंड है। और ऊपर अगर ये तो आपको पता ही है सारा मैप, सो इसमें रिपीट करने का कुछ नहीं है। ये फिर से वही मैप है। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा हिमाचल जो था वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ये आपको एज अ रिवीजन देखिए। ठीक है, मेरे को पता है कि आप बोर हो रहे हैं कि जिस बार बार क्यों बताना है, बट एक बार रखिए कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। शिमला तब नहीं हुआ करता था। ठीक है, और जो दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट था, पहला तो चंबा है और दूसरा हमारा था ये मंडी। ठीक है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट था। और तीसरा जो हमारे पास ये था, ये जो महासू डिस्ट्रिक्ट है, बाद में जो टूट के किन्नौर और शिमला में गया। और जो चौथा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वो हमारे पास था सिरमौर। ये सिरमौर है। तो ये हमारा हिमाचल का मैप है। 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में जब हिमाचल का गठन होता है तो उसके बाद ये सारा जो हिस्से हैं हिमाचल में आ जाते हैं और हिमाचल ऐसा जैसा करके बन जाता है। और आज का अगर हिमाचल देखना हो तो ये हमारा शिमला है और ये हमारा किन्नौर है। अगर पिछला मैप देखोगे तो पहले ये महासू एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसमें शिमला और किन्नौर सारे आते थे। फिर 1960 के करीब क्या होता है कि एक यहाँ की एक तहसील थी, चीनी तहसील करके, उसको तोड़ दिया जाता है और एक नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं क्या, किन्नौर। उसका एक अलग बात पड़ेंगे। ये हमारा शिमला का नॉर्मल सा मैप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये शिमला है, अगर आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा पड़ता है रामपुर। ठीक है, ये रामपुर है, ये चिड़गांव है, ये डोडरा कुआर है। राइट, तो ये चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगती हैं किसके साथ, हमारी उत्तराखंड के साथ लगती है। तो डोडरा कुआर हो गया, जुब्बल, ये जितना भी ये एरिया है ये सारा इस साइड को क्या लगता है आपका, यूके, यानी कि उत्तराखंड लगता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इस साइड को सिरमौर लगेगा और उस साइड को देखोगे तो मंडी लगेगा, कुल्लू लगेगा। वो सारा तो आपको पता है ही, राइट। अगर फिर से भी देखने की इच्छा रखते हो तो एक बार फिर से देख लेते हो। ये शिमला है और यहाँ पे देखोगे तो ये यूके लगता है, उत्तराखंड है। और अगर इसके शिमला के साउथ में कौन लगता है, साउथ मतलब से सिरमौर हो गया, साउथ में सिरमौर लगता है इसके। शिमला के नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपके नॉर्थ में पड़ता है कुल्लू। ठीक है, और नॉर्थ में मंडी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में मंडी आता है बेसिकली। तो अगर शिमला के नेबर्स की बात करनी है तो मंडी है, कुल्लू है, किन्नौर है, ये सारे इसके नेबर्स है। सिरमौर है, सोलन है, तो ये इसके नेबर्स हैं। तो कितने नेबर्स हो गए शिमला के, 1 2 3 4 5 नेबर हो गए जी शिमला के। ठीक है, याद रखोगे आराम से, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन, देन किन्नौर। तो ये तो हमने बात कर ली थी। अभी हम चलते हैं आगे।
अगर हम शिमला की बात करें ना, मैं वही बोल रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है शिमला, कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ठकुराइयाँ थी, और तो छोटी छोटी रियासतें थी जिनके जो शासक थे वो राजा थे या राणा थे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे एरियाज थे, तो रियासतें तो क्या करती थी ना, ये जो ठकुराइयाँ थी ये एक रियासत के अंडर हो जाती थी, कभी कभी एक रियासत से अंडर ये दूसरी रियासत के अंडर हो जाती थी। तो बहुत सारी जो ठकुराइयाँ थी वो शिमला में और अलग अलग रियासतों के अंडर आती रही हैं, तो इसलिए शिमला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप शिमला की बात करोगे तो देखो इतनी सारी जो हैं छोटी छोटी रियासतें हैं वो शिमला में आती हैं, जैसे थरोच है, टाडी है, कुमारसेन, खनेती, देलत, जुब्बल, राविनगढ़, रतेश, शांगरी, क्योंथल, गोंड, ठियोग, मथान, ये सारी जो हैं ये क्या थी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आने वाली छोटी छोटी रियासतें थी या ठकुराइयाँ थी। तो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ तो ऐसी ये छोटी छोटी रियासतें हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। कुछ रियासतें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बुशहर रियासत है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंथल इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उसमें थोड़े से शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ स्थापना और जो किसने स्थापित की है उसके बारे में नाम ही एक मतलब इतना कर लेंगे तो वही दैट्स अ गुड इनफ। और इतना ही इन्फॉर्मेशन है, मतलब बुक्स में भी इतना ही है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है अगर आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स देखते हैं तो। ठीक है, चलिए इतिहास की बात कर लेते हैं शिमला की। तो शिमला की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशहर रियासत, और जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी रतेश रियासत, राइट। रतेश जो थी, इसका जो एरिया था लगभग 2 स्क्वायर मील था, 2 वर्ग मील के करीब इसका एरिया था। जो बुशहर है वो सबसे बड़ी रियासत थी। बुशहर को ही आगे तोड़ के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है जो किन्नौर के नाम से बनता है 1960 में। चलें आगे चलें, तो ये तो हमारा मैप है ही। और अगर थोड़ा सा घबराना मत, ये मैप देख के, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाया था। तो ये अगर आप शिमला का मैप अगर ये देखते हो ना, तो आपका ये ऐसे जैसे मैप आता है। तो ये डिफरेंट रियासतें हैं। ये कोटी यहाँ पे आती है, बज्जी यहाँ पे है। एक रेफरेंस के लिए रख सकते हो, जस्ट फॉर आपका रेफरेंस की, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कौन सी रियासत कहाँ पे थी। हालांकि वही बात है, ये नक्शे तो बाद में आए हैं, पहले तो ऐसे ही होता था ना, राइट, कि वो फलाने चौवन बनना लड़ाई चौवे बनना, राइट। तो ऐसा जैसा होता था। रेफरेंसेस के लिए ये लोकेशंस को ऐसा मान के मत चलिए कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जस्ट इंडिकेशन के लिए है। ठीक है, चलें अभी हम बात करेंगे। हमने देख लिया है कि शिमला की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो बुशहर थी, और सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी रतेश, और इसका जो एरिया था वो था 2 स्क्वायर माइल, 2 वर्ग किलोमीटर था रतेश का एरिया। चलें आगे चलें जी। उसके बाद फर्स्ट जो रियासत आती है वो आती है बल्सन। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, ये जो आप मेरी बैक साइड में स्क्रीन में देखते हो ना, ये आपके रेफरेंसेस के लिए है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज आप मतलब अगर आप इसका स्नैपशॉट लेके इसके नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हो। जो स्क्रीन पे हैंड रिटन आता है, जैसे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखोगे, ये इसको ज़्यादा मगजमारी करने का नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंसेस के लिए पढ़ाता हूँ। बेसिकली इसमें वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बट एक रिकमेंडेशन के लिए क्या है कि आई वुड रिकमेंड कि जो मैं बोलता हूँ उसके भी एक बार आप नोट्स ले लें, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है ये 1-2 बुक्स का है, बट जो बोलने के लिए कंटेंट है, जो रिटन कंटेंट है, वो मल्टीपल रेफरेंसेस से है। उसकी वजह से हम लोग उसको पॉइंट्स में नोट्स करते हैं और मतलब हैंड रिटन उसमें लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे, एक्साइटिंग होने वाला है। तो ये बल्सन रियासत की बात कर रहे थे हम। तो बल्सन की अगर बात करें तो ये है, जो इसकी जो एक स्थापना करते हैं वो सिरमौर राजवंश से एक राजा हैं, एक व्यक्ति हैं, अलग सिंह, राठौर वंशज हैं, वो इसकी स्थापना करते हैं। और इसकी स्थापना माना जाता है कि लगभग 1205 ईस्वी के करीब इसकी स्थापना होती थी। और जो ये बल्सन रियासत थी ना, ये शिमला मतलब ये सिरमौर की एक जागीर हुआ करता था।
ठीक है। जगीर आप समझ रहे हो ना, जगीर ठकुरैया मतलब छोटे छोटे एरियाज़, क्षेत्र जो एक लोकल राजाओं के द्वारा वो किए जाते हैं। तो 1855 से पहले तो ये सिरमौर के एक जगीर हुआ करती थी, और उसके बाद क्या हुआ कि गोरखाज आते हैं 1805 में, और उसके बाद जब ये गोरखा आते हैं तब ये एक और दूसरी रियासत की जगीर थी, कुमार सेन की जगीर थी। ये होता क्या था ना कि जो उसका शासक शक्तिशाली वो उस एरिया को जीत लेते था, राइट। तो अभी ये जगीर एज ए पैकेज होती थी, पहले उसको रिपोर्ट करती थी, अभी उसको रिपोर्ट करती थी। तो ऐसा जैसा करके आप एक विजुलाइज कर सकते हो, इनकेस आप यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसा मत सोचना यार, आजकल यूट्यूब में बड़े वीडियो आते हैं वो उछल उछल के पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू प्रूव, तो वैसा नहीं है, मेरा सीट का कुछ प्रॉब्लम है। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो जब गोरखा आते हैं तो राजा होते हैं एक योगराज करके, और जो योगराज हैं वो क्या करते हैं कि इनको अंग्रेज़ों की मदद करते हैं गोरखों के खिलाफ़ लड़ने में। और जब जो इनको निकाल दिया जाता है, गोरखों को भगा दिया जाता है, तब क्या होता है कि इनको सनद दे दी जाती है 1815 में। सनद, अगेन सनद क्या होता है, बेसिकली इट्स एफिलेशन, इट्स अप्रूवल फ्रॉम द इंग्लिश गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र बोल सकते हो, ऐसे एक प्रमाण पत्र है कि एक स्वीकृति पत्र है कि आप अब राजा हैं। तो जोगराज को क्या होता है कि जो ये मिल जाती है, और फिर 1857 की जब क्रांति होती है तो ये बलसन जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देती है। फिर जो अगर आपने साथ दिया है तो आपको खिताब भी मिलेंगे, तो इनको खिल्लत का खिताब मिलता है, फिर इनको राणा का एक खिताब दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब बलसन एक अच्छा एक वो था, अंग्रेज़ों का फ्रेंडली रियासत थी। और अगर इसकी पहाड़ी रियासतों में अगर देखा जाए तो इसका बोलते हैं कि बलसन का जो स्थान था वो 11 नंबर पे इसका स्थान आता था। और रण बहादुर या बहादुर भी लिखा हुआ है, रण बहादुर करके एक राजा हैं, शासक थे, जो इसके अंतिम शासक थे। और उन्होंने एक बुक लिखी थी कि हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट करके। तो ये एक जीके का ये भी एक मतलब आपका क्वेश्चन आता है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि अंतिम शासक, मेनली रियासतों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, स्थापना किसने करी, अंतिम शासक कौन था, या 1857 की क्रांति के रेफरेंसेस में पूछा जाएंगे कुछ क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे जैसे रहते हैं। और अभी ये कहाँ पे पड़ती है, ये 4-5 क्वेश्चन जो है इन रियासतों से आता है। और उसके बाद क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट जो लिखते हैं ये रण बहादुर, और वर्तमान में जो अभी का बलसन है वो पड़ता है जी कहाँ पे, ठियोग जो हमारी तहसील है उसमें पड़ता है बलसन। तो अगर आप बोलोगे कि सर अब ठियोग कहाँ पे है, तो 2 मिनट रुको, मैं आपको ठियोग बताता हूँ यार। अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो एरिया है, ये सारा जो एरिया पड़ता है ठियोग का एरिया है। ये जो ये एरिया है, और जो ये बलसन है वो यहाँ जैसे पड़ता था बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी का जो बलसन है वो यहाँ पे पड़ता था। मेरा आप पीछे पेन देख रहे हो ना ठीक से स्क्रीन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बात थी बलसन की। अभी हम क्विकली जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको देख लेते हैं बलसन के बारे में, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ठीक है, मैं भी आई विल मेक श्योर कि आपका जो कोई क्वेश्चन है वो मिस नहीं होता है। बलसन, तो इसकी जो स्थापना, ये एक सिरमौर की एक शाखा हुआ करती थी। इसकी जो स्थापना हुई है 12वीं शताब्दी से पहले हुई है। 12वीं शताब्दी से पहले मतलब 1100 या 1200 के बीच में, 1100 से 1200 के बीच में जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना करी थी, किसने करी थी, अलग सिंह करके एक महानुभाव थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी, ठीक है जी। और ये बेसिकली जो सिरमौर के राठौर थे, और जो ये अलग सिंह थे ना, इनके जो रिलेशंस थे वो मालदा जो राजवंश है उनके साथ भी इनके रिलेशन थे। तो मालदा कहाँ पे, अभी अपने उत्तराखंड जब हम पौड़ी गढ़वाल पढ़ रहे थे तो आपने देखा था ना कि मालदा के किनारे वो राजा एक किला बना देते हैं, जैसा जैसा करके जो भी है, मालदेव को माहल देहल, उसका मतलब उस किले का नाम दोबारा से रख देते हैं बदल के, राइट। तो उत्तराखंड में है अभी, और उनसे भी इनके जो थे वो रिलेशंस थे, जो ये यहाँ के शासक थे। अगेन ये जागीर थी किसकी, सिरमौर की। पर जब ये गोरखे जब आए तो फिर ये तब ये अधीन थी किसके,
कुमार सेन करके एक और रियासत है, उसके अधीन हुआ करती थी, राइट। अभी क्या ना कि जो जितना ताकतवर वो कर लेता है। जब गोरखे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शासक थे वो थे योगराज, और योगराज क्या करते हैं, अंग्रेज़ों की करते हैं मदद। और जो एक नागन किला है, एक किला था नागन फोर्ट, वो देते हैं डेविड ऑप्टरलोनी। ये इंग्लिश अंग्रेज़ थे ऑप्टरलोनी, जिनके हाथों में ये भागदौड़ थी गोरखों के अगेंस्ट में। तो फिर ये उनके साथ लड़ते हैं, डेविड ऑप्टरलोनी की मदद करता है जो योगराज है। और 1815 में क्या होता है कि इसको सनद दे देते हैं। और बल्सन जो ये स्टेट है, इसने जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो बहुत सारे बोलते हैं कि जितने भी बहुत सारे यूरोपियन नागरिक थे उनको अपनी रियासत में शरण दी थी, मतलब उनकी जान बचाई थी, क्योंकि तब क्रांति थी और क्रांति ने एक विकराल रूप ले लिया था। तो जो यहाँ के यूरोपियन बाहरले विदेशों के जो लोग थे वो इस रियासत में रुके थे अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद क्या है कि अंग्रेज़ों ने इनको बहुत धन्यवाद किया, जी आपने हमारी जान बचाई, ये है वो है करके इनको खिल्लत की उपाधि दी। और इस रियासत के जो अंतिम राणा थे या शासक थे, वो तो हमने बोला कि रण बहादुर या रण बहादुर करके लिखा हुआ है। और रण बहादुर ने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ बल्सन करके। तो इतना तो हो गया जी हमारा बल्सन के बारे में। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात पढ़ेंगे बज्जी की। जब कुटलैहट पढ़ रहे थे तो हमने बोला था ना कि बज्जी और कोटी की रियासतें थी, एक राजा के पुत्र ने वहाँ जाके बनाई थी। तो ये जो इसके शासक थे, जो बज्जी की जिसने स्थापना करी, जो शासक थे वो आए थे ऊना वालों। ध्यान से सुन लो ना यार, अपना तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट छोटा सा रह गया, पर यहाँ पे आके देखो 2 रियासतें बना दी तुमने, एक शिमला में कोटी बना दी और बज्जी बना दी। तो बेसिकली क्या था कि जो ये जो शासक था, थोड़ा सा ना मेरे को यार स्क्रीन पे इशू है, ठीक है, आई थिंक आई गॉट माई दिस वन राइट, ऑल राइट, ओके। तो यहाँ के जो कुटलैहट के जो राजा हैं वो, सॉरी, जो बज्जी रियासत की स्थापना करी है कुटलैहट के एक राजा हैं, उनके जो वंशज थे चारू, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और जब ये चारू हैं, इन्होंने रियासत की जब स्थापना कर ली, तो ये अपना नाम बदल के क्या रख लेते हैं कि अपना नाम बदल के रख लेते हैं, ये जयपाल रख लेते हैं, कहीं कहीं पे उदयपाल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी ना कन्फ्यूज़न है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिर चारू की डायनेस्टी के एक 29वें नंबर के एक राजा होते हैं जिसका नाम है सोहनलाल। तो वो क्या करते हैं कि जो सुन्नी जो शहर है उसकी स्थापना करते हैं, और उसको क्या करते हैं कि बज्जी की राजधानी बना देते हैं। बज्जी रियासत की राजधानी अभी बज्जी से सुन्नी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये गोरखों के साथ युद्ध हो जाता है, तो राणा रुद्रपाल को अंग्रेज़ क्या करते हैं कि एक सनद दे देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो रुद्रपाल है वो 1842 के करीब क्या करते हैं कि जो राज गद्दी है उसको त्याग कर के चले जाते हैं हरिद्वार। बोलते जी मैं तो अभी प्रभु की सेवा में जाऊंगा। और उसके बाद जो अंतिम जो शासक आता है इसका, वो आते हैं रामचंद्र पाल, जो बज्जी रियासत के अंतिम शासक थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर आज़ादी हो जाती है, और आज़ादी के बाद क्या होता है कि बज्जी जो रियासत है उसको महासू में उसका जो है वो विलय कर दिया जाता है। तो आज का जो बज्जी है वो बेसिकली जो शिमला की सुन्नी तहसील है उसके अंडर आता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अगर लोकेशन देख लेते हैं बज्जी की छोटी सी, तो ये हमने पहले देखा था। अगर ये शिमला का मैप है, तो जो बज्जी रियासत थी मोस्टली ये सुन्नी तहसील है। यहाँ जैसे इसकी जो शिमला की सुन्नी तहसील है, तो यहाँ पे जो है बज्जी जो है वो यहाँ पे आता है। आप मेरा पीछे मैप देख रहे हो ना, तो ये जो है ये सारा यहाँ पे बज्जी रियासत थी, ठीक है। तो अभी जो बज्जी जो है आजकल की जो सुन्नी तहसील है उसमें आता है बज्जी। चलिए बज्जी रियासत में अभी छोटे से अभी वो देख लेते हैं क्विकली क्या क्या नोट्स हैं इसके, राइट। इंटरेस्टिंग है यार बज्जी ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अभी क्या है कि जो नोटी खड्ड के आसपास का जो क्षेत्र है वो मतलब बज्जी क्षेत्र में
वो क्षेत्र है बज्जी का, बज्जी रियासत का। तो थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। बज्जी में क्या है ना, कुटलैहड़ का राजा है, उसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों में से एक तो चारू है, दूसरा चांद है, एक शोगू है, एक भोगू है और एक पुत्री है। कुटलैहड़ बड़ी छोटी सी रियासत थी, द स्मॉलेस्ट ऑफ शूट ऑफ कोंग। तो इन्होंने बोला यार देखो भाई इतने में गुजारा नहीं होना, अपने अपने रियासतें ढूंढो जाकर। तो ये बंदे क्या है कि निकल आते हैं और ये आ जाते हैं पहाड़ियों की तरफ, ठीक है। तो चारू क्या करता है कि बज्जी रियासत की स्थापना कर लेता है और उसका जो भाई है चांद या चंद्र मतलब वो करता है कोटी रियासत है उसकी स्थापना करता है। शोगू और भोगू 2 हैं, वो थोड़े धार्मिक के बंदे थे। भोगू और उसकी जो बहन थी वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जो भोगू है, शोगू और जो बहन है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और जो भोगू है वो फग्याना करके फागू के करीब क्या है कि एक गांव में की स्थापना कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो भोगू है ये क्या करता है कि वहाँ पे एक कनैत महिला है, ठीक है, कनैत महिला से कर लेता है शादी, और फिर क्या करता है कि जो एक फग्याना करके गांव है उसकी स्थापना करता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। और जो शोगू है, शोगू प्लस उसकी जो बहन है वो थे थोड़े धार्मिक किस्म के लोग थे। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने शादीशुदी कुछ नहीं की, उनकी जो लीनता थी वो भगवान के प्रति ज़्यादा थी। तो आज भी इस इलाके में उनको देवता, और अगर आप शिमला साइड में जाओगे ना तो लगभग हर गांव का एक देवता होता है, एक कल्चरल वाइज। तो ये भी बेसिकली ये भी इनके एक पूर्वज होते थे। तो जो ये शोगू जो और उनकी बहन है उनकी पूजा एक देवता और देवी के रूप में होती है उस एरिया में, जिस एरिया में इसकी रियासत थी। फिर जो रियासत जब बना ली तो उसके बाद चारू ने क्या किया कि अपना नाम बदल के क्या रख लिया, उदयपाल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, कहीं कहीं पे आता है यहाँ पे चारू ने अपना नाम क्या रख लिया, उदयपाल, ठीक है। अभी मैं पीछे अब जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा था कि हमने जब चारू ने अपना नाम चेंज किया था तो उसने कहाँ पे लिखा था यार हमने, यस, तो यहाँ पे लिखा है कि उसने जो चारू है उसने अपना नाम बदल के जयपाल रख लिया था। तो कहीं कहीं पे जयपाल मिलता है बुक्स में, कहीं पे मिलता है उदयपाल। जहाँ पे आपको जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते नहीं हैं क्योंकि नहीं तो ये वो हो जाता है। फिर भी जयपाल और उदयपाल आप रखिए। चारू ने स्थापना करी थी और कहाँ से आए थे, कुटलैहड़ से आए थे, ये करके तो बात हो जाती है इसकी। और उसके बाद तो हमने यही देख लिया। फिर तो एक इसकी चारू की पीढ़ी का 29 नंबर का एक राजा आता है जिसका नाम सोनलाल है। तो सोनलाल क्या करता है कि जो ये सुन्नी में राजधानी ले जाता है और फिर इसको क्या करता है कि सुन्नी को ही राजधानी बना देता है, राइट। और गोरखों के टाइम में जब गोरखे आते हैं तो यहाँ का एक राजा होता है जिसका नाम था रुद्रपाल। तो जब रुद्रपाल था यहाँ पे तो फिर यहाँ पे गोरखे राजा थे। और कुछ बातें और देख लेते हैं बज्जी के बारे में। तो बज्जी जो है ना ये अफ़ीम के लिए बड़ा फेमस था पुराने टाइम में। अफ़ीम जो नशा करने के लिए अफ़ीम होती है ना उसके टाइम में, अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। और इसके जो अंतिम राजा थे वो थे राजा चंद्रपाल। और जो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसके एक राजा हुए जो थे लगभग 34वें नंबर के राजा थे जयचंद। जयचंद ने क्या किया था कि बुशहर की सहायता से सुकेत पर हमला किया था, सुकेत रियासत पे हमला किया था इसने, ठीक है। और अभी का जो ये है भज्जी है वो पड़ता है सुन्नी तहसील में कांगड़ा में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्विकली देख लिया ना सब कुछ। चलिए तो यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं। कुटलैहड़ 4 पुत्र हैं उसके, चारू, चांद, शोगू, बोगू और पुत्री। जो चारू है वो करता है किसकी स्थापना, बज्जी की। चांद करता है, चंद्र करता है कोटी की स्थापना। और शोगू, बोगू और इनका कुछ नहीं है। आगे जो बोगू है वो मतलब फग्याना की स्थापना करता है। और बहन जो और दूसरा इसका छोटा भाई है शोगू वो क्या करते हैं देवी और देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। और चारू ने अपना नाम जो है चेंज करके क्या कर लिया था, उदयपाल कर लिया था।
ठीक है, जब उसने रियासत बनाई थी, बोले चारू क्या नाम होता है यार, थोड़ा उदय हुआ है एक रियासत का तो हम इसका नाम जो है उदयपाल रख लेते हैं। कहीं कहीं पे उसी रेफरेंस में क्या बोलते हैं कि चारू ने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था, जयपाल रख लिया था। तो ये आप पे डिपेंड है कि जैसे आपका क्वेश्चन आता है वैसे आपने देखना है उसको। आगे चलते हैं, अगली रियासत पढ़ेंगे हम बेसिकली कौन, कोटी। तो कोटी वही है, कारू वो कुटलैहट से आया है ये भी भाई, चंद्र इसका नाम है, और ये कोटी की स्थापना करता है। ठीक है, और इसके बाद इसका एक वो आता है, एक राजा आता है जिसका नाम है ताराचंद। वो जो ताराचंद क्या करता है कि इसकी जो राजधानी है वो चेंज कर देता है, कहाँ पे, क्यार कोटी करके एक जगह है वहाँ पे स्थानांतरित कर देता है। फिर 1809 में क्या होता है कि गोरखे आते हैं, और गोरखों के टाइम क्या होता है कि ये मतलब क्योंथल की जो है वो इसको जगीर बन जाता है कोटी जो है। और 1857 में जो कोटी रियासत है वहाँ पे एक राजा है हरिचंद, वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों की मदद करते हैं, और मदद के बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं, उनको राणा का खिताब देते हैं। और आजकल का जो कोटी है वो कसुमटी जो तहसील है उसके अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इतनी सी स्टोरी है कोटी के बारे में। थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं अगेन। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप जो ये स्क्रीन के पीछे मेरा लिखा होता है ना, ये इसको देख सकते हो, पॉज कर सकते हो। और मेरा क्या है ना कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसके आगे मैं ना आऊँ, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कोटी रियासत के बारे में। और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये क्विकली एक रिवीजन होता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ मिस ना कर दिया हो हमने। तो ये हैंड रिटन बेसिकली मैं अपने लिए लिखता हूँ, सो दैट कि डबल चेक हो जाता है कि आपके साथ जो है कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। तो वही है, चारू का जो भाई था ये चंद्र, इसने इसकी स्थापना करी थी, और जो राजधानी थी वो मतलब कोटी में इसकी राजधानी बनाई थी। ये बेसिकली जो ये ब्लू बोर्ड पे पीछे लिखता हूँ ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, जो थोड़ा डीप में जानना चाहते हैं। कभी कभी स्टोरीज आएंगी, कभी कभी कुछ आएंगी, बट अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या वैसा है तो ये पढ़ोगे तो भी इट्स अ गुड इनफ। ठीक है, बट पढ़ रहे हो तो थोड़ा फिर दिल लगा के पढ़ो तो सब कुछ देख लो। ठीक है, तो राजधानी जो थी वो कोटी में थी इसकी। इसके लगभग 46 शासक या 22 शासक हुए हैं 1948 तक। कहीं कहीं पे 22 है, कहीं कहीं पे 46 है, बेसिकली ठीक से मेंटेन रिकॉर्ड है नहीं। इसका एक राजा था, 10वें नंबर का राजा है गोपीचंद। और जब अंग्रेज़ों के 1857 की क्रांति होती है तब तो मैंने बात कर दी कि तब थे राजा कौन थे, हरिचंद। हरिचंद कोटी 1857 लड़ाई में करते हैं मदद, उसके बाद उनको खिताब दे देते हैं राणा। ठीक है, और उसके बाद जो एक ताराचंद एक राजा है वो क्या करता है, राजधानी जो है क्यार कोटी में ले जाता है कोटी से। तो ये तो हमने पढ़ लिया उसके बारे में। उसके बाद एक रियासत आती है दारकोटी। तो अभी ऐसे ही होगा, छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतों में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, राइट। तो दारकोटी जो रियासत है इसकी जो स्थापना करी थी वो एक मारवाड़ है, मतलब बेसिकली जयपुर के मारवाड़ी बोलते हैं ना, बिजनेसमैन क्लास होती है ये। तो वहाँ से एक आदमी थे, एक महानुभाव आए थे जिसका नाम था दुर्गा दारकोटी, ऐसा भी याद कर सकते हो, दुर्गा दारकोटी, दारकोटी दुर्गा, या दुर्गा दारकोटी। तो मतलब दुर्गा दारकोटी मतलब दुर्गा ने स्थापना करी थी उसकी। और इसकी जो स्थापना का अभी कुछ वर्णन कुछ नहीं मिलता है। और जो ये दारकोटी है ये अभी की जो कोटखाई तहसील है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है जी, और यही है, इसकी जो स्थापना है वो दुर्गा काचवा उसका सरनेम है, उसने करी थी। और 11वीं शताब्दी के करीब इसकी स्थापना होती है। 11वीं शताब्दी मतलब 1000 से 1100 के बीच में। ठीक है, तो उसने इसकी स्थापना करी थी। और ये जो क्या था कि शिमला बेचारा आया होना, ये घूमने मारवाड़ी शिमला साइड आया होना, और उसने बोला फिर ये यहीं पे बस गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बात किसकी। उसके बाद एक है थरोच रियासत, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका ये देख लो कि पहले लिखा क्या है। थरोच की जो स्थापना करते हैं वो एक सिसोदिया वंश के राजकुमार हैं किशन सिंह। कहीं कहीं पे किसान भी लिखा है,
और अंग्रेजी की बुक्स लिखोगे तो वहाँ पे किसान लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली किसान क्या है तो नहीं होगा, और किशन सिंह जो है वो नाम है। तो किशन सिंह को जो ये रियासत थी वो मिली थी उपहार, किससे? सिरमौर के रियासत से। तो थरोच थी वो एक उपहार के रूप में मिली हुई रियासत थी, किसको? किशन सिंह को। ठीक है। और जब गोरखों का आक्रमण होता है तो यहाँ के एक राजा होते हैं जिसका नाम है ठाकुर करम सिंह, और फिर क्या करते हैं कि ऑब्वियसली ये गोरखों की मदद करते हैं, और 1843 में क्या होता है कि एक रंजीत सिंह करके एक राजा हैं, उनको अंग्रेज़ गद्दी पे बिठा देते हैं। पहले 1815 से लेकर 1843, मतलब गोरखों के भगाने के बाद इन्होंने अंग्रेज़ थोड़ा दिन मतलब 20 कर साल उस पर राज करते हैं 1843 तक। फिर ये क्या करते हैं कि रंजीत सिंह करके एक बंदा है उसको गद्दी पे बिठा देते हैं, और जो इसका अंतिम शासक है वो है सूरत सिंह। थरोच का जो अंतिम शासक है वो सूरत सिंह। तो ऐसा बोल सकते हो कि सूरत सिंह के बाद मतलब थरोच की सूरत ऐसी बदली कि वो फिर अंत ही हो गया। तो मतलब अंतिम जो शासक है वो सूरत सिंह है। और फिर ये 1948 को क्या होता है कि ये चौपाल एरिया में मिला दिया जाता है, और ये महासू डिस्ट्रिक्ट है उसका एक क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। देखें आगे क्या है। थरोच क्विकली नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या क्या है। थरोच तो सिसोदिया वंश के जो राजकुमार है किशन सिंह, उदयपुर से आए थे ये। इन्होंने इसकी स्थापना करते हैं, लगभग 15वीं शताब्दी के पास इनकी स्थापना करते हैं ये। और ये जो जागीर थी, ये जो थरोच है ये मिली थी इनको एज अ जागीर, एज अ उपहार मिली थी। और जब थरोच में गोरखे आते हैं तो जो यहाँ के राजा थे वो थे राजा करम सिंह। और फिर 1843 में क्या करते हैं कि अंग्रेज इनको क्या करते हैं, एक रंजीत सिंह राजा हैं उनको गद्दी पे बिठा देते हैं। जो अंतिम राजा कौन थे? सूरत सिंह। सूरत सिंह के बाद क्या हुआ कि थरोच की कांति हो गया, ऐसी सूरत बदली कि इसका अंत हो गया थरोच का, ऐसा बोल सकते हैं। और जो रंजीत सिंह है उसका पुत्र आता है फिर करम सिंह। ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो राजा बनता है करम सिंह। रंजीत सिंह जो था वो करम सिंह का पुत्र था। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि करम सिंह का पुत्र बोलने का मतलब कि जब गोरखे आते हैं तो राजा कौन है? करम सिंह है। और करम सिंह के बाद उसका पुत्र कौन है? रंजीत सिंह। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं ना कि जब गोरखों को भगा देते हैं उसके बाद ये करम सिंह को राजा नहीं बनाते हैं, बट इसके पुत्र को 1843 में क्या करते हैं? राजा बना देते हैं। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम राजा तो सूरत सिंह हमने देख ही लिया, और आगे तो ये देखो। उसके बाद एक रियासत आती है टाडी या डाडी करके रियासत आती है। ठीक है। ये जो रियासत थी ये क्या है कि ये इसका थरोच की ही एक ब्रांच थी। जो थरोच रियासत है उसकी ये एक शाखा थी। और बाद में क्या करा कि बुशहर ने इस पे कब्जा कर लिया। और जब गोरखे आए तो उस समय क्या हुआ कि गोरखों ने क्या किया कि जो ये टाडी रियासत है इसको राविनगढ़ में मिला दिया। और बाद में जब 1896 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि राविनगढ़ और जो टाडी है उसको जुब्बल रियासत की जगीरें बना दिया। जो राविनगढ़ है और टाडी इन दोनों का क्या बोला कि नहीं यार, राविनगढ़ को भी एक तीसरी रियासत की ये जगीर बना देते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, जब 1948 में ये फिर महासू तहसील में इनको मिला देते हैं। तो टाडी जब गोरखे आए तो इसको राविनगढ़ के अंडर कर दिया जो टाडी रियासत है। और फिर 1896 में ठीक है इसको राविनगढ़ और टाडी दोनों को क्या कर दिया? जुब्बल के अंडर कर दिया। जुब्बल एक और रियासत थी उसके अंडर कर दिया। फिर 1948 में क्या होता है कि वो हो जाता है। तो ये तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, इसमें कुछ है नहीं। और जो धर्म सिंह है वो टाडी के अंतिम
शासक थे, ये याद कर लेना थोड़ा सा ना। धर्म सिंह टाडी के अंतिम शासक थे। ठीक है जी, बाकी तो हमने पढ़ ही लिया कि पहले ये थरोज की शाखा हुआ करती थी, फिर इस पे बुशहर का कब्जा हो जाता है, बट जब गोरखे आते हैं तो फिर टाडी गोज़ टू राविनगढ़, और फिर जब अंग्रेज़ 1896 में क्या करते हैं, राविनगढ़ और टाडी को जुब्बड़ के अंडर कर देते हैं। तो इतना सा ही है, कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली रियासत आपके पिटारे में कौन सी है? कुमार सेन। कुमार सेन जो रियासत है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो स्थापना करते हैं ये बिहार से एक बंदा आया था भाई, जिसका नाम था किरात चंद। तो किरात चंद जो थे ये बिहार एरिया से आए थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो इनका आगे चल के एक पुत्र होता है, मतलब एक राजा होता है जिसका नाम है अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह क्या करता है कि ये कुल्लू के राजा को हराता है, और जो सारी और शांगरी के किले हैं उन पे कब्जा कर लेता है अजमेर सिंह। और गोरखों के टाइम में जब ये कुमार सेन जो थी ये बुशहर की जगह, जब जो गोरखे आते हैं तो ये बुशहर की जागीर हुआ करती थी। और फिर जब गोरखे आए तो क्या हुआ कि ये जो कुमार सेन के राणा थे केर सिंह, ये भाग जाते हैं और ये चले जाते हैं कुल्लू में। ठीक है, और कुल्लू में ही फिर वहीं पे रहते हैं तब तक, जब तक ये गोरखे जो नहीं मतलब निकल नहीं जाते हैं। फिर इनका एक राणा है प्रीतम चंद, वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों की मदद करते हैं उसके खिलाफ़, गोरखों के खिलाफ़। और इनका एक बंदा है राणा विद्याधर सिंह, जो क्या था, विद्याधर कुमार सेन के अंतिम शासक थे। बाद में ये भी 15 अप्रैल 1948 को इस जो रियासत को मिला दिया जाता है महासू में। ठीक है, अभी शिमला बनानी है। ठीक है जी, ये कुमार सेन है। क्विकली नोट्स देख लेते हैं। किसने कुमार सेन की रियासत की स्थापना करते हैं? किरात चंद करते हैं। ये आए थे बिहार से। बोलते हैं कि 11वीं शताब्दी के करीब ये भाग के वहाँ से आ गया, क्यों है ना, वो गजनी आ गया था 1009 में, तो गजनी आ गया कांगड़ा में, नगरकोट में। तो फिर उसने क्या किया कि अब आतंक मचा दिया पूरे भारत में। तो वो मतलब वो तो हमले ही कर रहा था। तो ये बंदा क्या हुआ कि इसने देखा यार ये तो खतरे वाला सीन है, पहाड़ी में चलते हैं भाई। तो ये भाग के आ गया पहाड़ों में, और यहाँ पे आके इसने देखा यार बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, यहाँ पे तो मतलब मज़े है ना, यहाँ पे किसने आना रहा, गजनी ने नहीं। तो बंदे ने यहाँ पे रियासत की कर देते हैं स्थापना, और उसका नाम रख देते हैं कुमार सेन। ठीक है, और यहाँ से पहले क्या है कि मतलब बोलते हैं कि किरात चंद के आने से पहले यहाँ पे एक देवता का निवास होता, मतलब देवताओं के द्वारा ये जो एरिया है वह रूल किया जाता था, और उन देवता का नाम है मोंटेश्वर। हालांकि ये कहानियाँ हैं और कुछ ही बुक में लिखा हुआ है। किरात चंद, कुमार सेन हो गया जी। और कुमार सेन के बाद क्या होता है कि एक बंदा आता है, राजा आता है, कौन, सॉरी, किरात चंद के बाद ये अजमेर की तो हमने बात करी है, अजमेर आ गया। और अजमेर क्या करता है कि ये कुल्लू के राजा को हराता है, और जो शांगरी और सारी के किले हैं वो उन पे कर लेता है कब्जा। ये हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद एक राजा आता है अनूप चंद, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो नाम याद कर लो कि कुमार सेन का अनूप सिंह किस रियासत के राजा थे। तो कुमार सेन करके आप याद कर लो, और बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद एक राजा आते हैं दिलीप सिंह। ये बंदा भी बड़ा ख़तरनाक है यार। दिलीप सिंह क्या करता है, एक ये षड्यंत्र रचता है, और अपने भाई को बोलता है, कुल्लू में भेजता है कि भाई यार कुल्लू की रियासत में राजा कोई नहीं है, वहाँ पे जाके आप क्या करो, उसके कब्जा कर लो, ऐसा जैसा करके बोला हुआ उसने। और ये उसको बेचारे को भेज देता है कुल्लू, और वहाँ पे इसने पहले से षड्यंत्र रचा होता है, और वहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको जाके मार देते हैं। ठीक है, और दिलीप सिंह के बाद एक राजा बनते हैं राजा राम सिंह उसके बाद राजा बनता है दिलीप सिंह के बाद। और फिर जब गोरखे आए तो हमने बात कर ही ली कि यहाँ पे राजा कौन था, केहर सिंह हुआ करता था। और केहर सिंह ने जब गोरखों की खुखरी देखी तो बोले नहीं हो यार, भागते हैं यहाँ से, तो भाग के चले जाते हैं कहाँ पे, कुल्लू। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1815 में जो है अंग्रेज जो केहर सिंह है उसमें 1815 में वापस आता है, गोरखों के जाने के बाद कुल्लू से वापस आ जाता है। और फिर जो ऑप्टर लोनी है वो क्या करता है, इसको सनद दे देता है 1815 में। ठीक है, अब केहर सिंह की प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका कोई बेटा नहीं है,
और एज़ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो रियासत चली जाती है किसके पास, ब्रिटिशों के पास चली जाती है। तो ऐसा ही हुआ केयर सिंह के पास। तो ये राज इस पे क्या हो गया कि रियासत चली जाती है अंग्रेज़ों के पास। और वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था जिसका नाम था राणा प्रीतम सिंह। तो इसकी क्या करते हैं, इसको बना देते हैं, गद्दी पे बिठा देते हैं 1840 में। तो वो वही प्रीतम सिंह है, राणा प्रीतम सिंह, जिसने क्या किया था, जो श्रीगढ़ किला है उसकी घेराबंदी करने के लिए अंग्रेज़ों की मदद करी थी। ठीक है। और जो विद्याधर है वो अंतिम जो राजा थे इस रियासत के, वो तो हमने बात कर ही लिए है ना जी। तो विद्याधर जो है कुमार सेन के अंतिम राजा थे। इसमें और क्वेश्चन आता है कि किस राणा ने जो श्रीगढ़ किला घेरने में मदद करी थी, प्रीतम सिंह। गोरखों के टाइम में कौन से यहाँ के राजा थे, केहर सिंह। कौन सा राजा था जो गोरखों के टाइम में भाग के कुल्लू चला गया था, केहर सिंह, है ना जी। क्लियर हो गया। तो ये बात होगी हमारी कुमार सेन की। अगली जो रियासत आती है वो आती है आपकी कौन सी, खनेटी। खनेटी जो रियासत है इसका अच्छा, अभी जो किरात चंद है ना जी, ये जो किरात चंद है कहाँ से आया, ये कुमार सेन से। कुमार सेन का ये अकेला तो आया नहीं ना, इसका भाई भी भाग के आया साथ में, इसके पुत्र भी हैं, राइट। तो फिर ये क्या करता है कि इसका एक पुत्र है जिसका नाम है सवीर चंद। तो फिर वो बोलता है यार देख भाई, हम लोग भाग के आए हैं, अभी खाली एरिया हैं, अपनी अपनी रियासत बसा लेते हैं। बोले नहीं बापूजी, मैं तो तोड़े नाल ही रहना। बोले मेरे साथ रहने का चक्कर नहीं है भाई, ये साथ में एक जगह है खाली, यहाँ पे अपनी रियासत बसा ले। तो इस बंदे ने क्या किया कि इसका जो पुत्र सवीर चंद है उसने एक रियासत बसाता है ये, और उस रियासत का नाम है खनेती करके जो है वो रियासत बसा लेता है। ठीक है। और गोरखों के बाद जब गोरखे चले जाते हैं, फिर जो खनेती है वो दे दी जाती है, बुशहर की जागीर बना देते हैं उसको। और फिर खनेती का एक राजा होता है लालचंद ठाकुर, वो क्या करता है कि 1890 में जो इसको क्या करता है, खनेती को जो बुशहर से क्या कर लेता है, आज़ाद करवा लेता है। तो ये तो इसकी ओवरऑल वो देख ली। स्थापना खनेती, स्थापना किसने करी, सवीर चंद खनेती। तो ऐसे याद कर सकते हो, खनेती सवीर चंद और सवीर चंद खनेती। और उसके बाद ये चली जाती है उसके पास। चलिए अभी क्विकली देख लेते हैं कि जो नोट्स हैं वो क्या हैं। खनेती की बात करें तो कीर्तचंद जो है कुमार सेन का, उसका पुत्र है सवीर चंद, ये इसकी स्थापना करते हैं। और जो उसके बाद एक राजा आता है बीरचंद 1550 में, वो क्या करता है कि बुशहर को, इसके टाइम में बुशहर इस पर हमला कर देता है खनेती पे बिकॉज। और उसके बाद क्या करता है कि इसकी बहुत सारी जो ठकुराइयाँ हैं और मतलब गांव पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो बुशहर एक ताकतवर वो था और खनेती छोटा सा था। तो बीरचंद के टाइम में बुशहर क्या करता है, इस पर हमला कर लेता है, कुछ इलाके जीत लेता है। और उसके बाद एक राजा प्रताप चंद आता है। नाम याद रखो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रताप चंद के टाइम में क्या होता है कि ये और इससे हार जाता है, ठकुराइयाँ ले कुछ और इससे जो ठकुराइयाँ हैं, ये ठकुराई मतलब इसका जो क्षेत्र है और हार जाता है। और रसाल चंद करके एक बंदा है, जब गोरखे आक्रमण करते हैं तो ये क्या है कि इस यहाँ का राजा हुआ करता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने गोरखों को भगा दिया तो उसके बाद 1816 में ये क्या करते हैं कि जो ये खनेती है उसको दे देते हैं बुशहर को कि भाई तुम इसको संभालो। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो नैनचंद करके एक बंदा था, जो ठाकुर था एक खनेती का, वो 1816 से 1859 तक 59 तक रहता। उसके मतलब जो अच्छे संबंध थे वो बुशहर के साथ नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद बुशहर ने क्या किया कि अपना एक एजेंट बिठा दिया। पहले तो वहीं के राणा उसको रूल करते थे खनेती के, फिर बुशहर ने बोला नहीं यार ये बंदे ठीक नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि अपने जो एजेंट को बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक बंदा आता है लालचंद बाद में। लालचंद के टाइम में क्या होता है कि अच्छा, लालचंद के बारे में थोड़ा सा ये देख लो। इसके टाइम में घटना महत्वपूर्ण है। ये बंदा तो ऐसे था, लोल था, LOL। तो ये बंदा मतलब ठीक भोग विलास वाला बंदा था। 1833 से लेकर 1890 तक रहा ये।
पर इसका जो भाई था जालिम सिंह, वो बंदा क्या था कि मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभालता था, तो वो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा था। तो फिर लालचंद के टाइम में 1890 में जो बुशहर से जो ये खनेती है वो क्या हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, और अमोघ चंद एक राजा बनता है। वो बनता है किसके बाद, लालचंद के बाद, और उसके बाद अमोघ के बाद एक राजा बनता है जिसका नाम है कृष्ण चंद। ठीक है जी, तो ये नाम याद रख सकते हो, कृष्ण चंद बनता है और अमोघ चंद बनते हैं, बट इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिर 15 अप्रैल में तो 1948 में ये मिल जाते हैं, कहाँ पे, हिमाचल में। उसके बाद एक रियासत आती है डेलथ करके। डेलथ करके इसकी जो स्थापना करी थी, अब मैं बोल रहा था ना कि जब ये लोग बिहार से भाग के आए तो अकेले नहीं आए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो किरात चंद आ गया, किरात चंद के साथ उसका बेटा कौन है, सवीर चंद है, वो आ गया भाग के, और इसका भाई है, भाई का नाम है पृथ्वी चंद। पृथ्वी चंद, तो ये मतलब गजनी के खौफ से ना ये पूरा टब्बरी भाग के आ गए यहाँ पे, और इन्होंने अपनी रियासतें जो हैं वो बढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो क्या किया कि फिर इसने क्या किया कि जो भाई है पृथ्वी सिंह, उसने भी एक रियासत का निर्माण करता है जी वो, और वो रियासत है देलथ रियासत। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जब आज़ादी होती है, जब गोरखे आक्रमण करते हैं, तो ये भी 1815 में बुशहर की जागीर हुआ करती थी। और उसके बाद क्या होता है कि जब आज़ादी मिलती है, मतलब हिमाचल बनता है 15 अप्रैल 1948 को, तो जो ये बुशहर में इसको मिला देते हैं, और अभी क्या जो डेलथ एरिया है वो पड़ता है रामपुर तहसील में। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया। अभी ये देख लेते हैं कीरत चंद, इसने स्थापना करी कुमार सेन की, इसका बेटा है सबीर चंद, सबीर चंद बनाता है खनेती को, और इसका भाई है पृथ्वी चंद, पृथ्वी चंद बनाता है डेलथ को। डेलथ की क्या है ना कि पॉपुलेशन बड़ी कम थी, और इसके बाद 1810-1815 में क्या होता है कि गोरखे आते हैं। फिर 1815 के बाद ये बोलते हैं मतलब अंग्रेज़ बोलते हैं कि रामपुर को, बुशहर को बोलते हैं कि यार भाई आप संभालो यार, इतनी छोटी सी हमने क्या करना है इसका, नहीं, तो फिर वो उसको दे देते हैं। ठीक है, अब लोकेशन वाइज अगर देखना है डेलथ कहाँ पे है, तो लेट मी सी, तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बुशहर के पास क्यों दी होगी, है ना। तो अगर आप ये देखोगे, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन, देखो पीछे, पहले तो ये है कुमार सेन, यहाँ पे तो आ गया किराचंद, कीर्तचंद या किराचंद जो भी है, तो इसने तो बना दी यहाँ पे, कुमार सेन पड़ता है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो। और जो खनेती है वो ये यहाँ पे है, और देलथ जो है वो यहाँ पे है, और बेसिकली ये पड़ता है रामपुर एरिया, बुशहर। तो बुशहर जो रियासत है वो बहुत बड़ी रियासत थी, मतलब इसके ये किन्नौर भी जाएगा इस साइड, तो बहुत बड़ी थी। तो क्या हुआ कि बोलते हैं ना खनेती और गेलत बुशहर को क्यों दे दिया, क्योंकि उसी एरिया में थी। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि यार ये छोटे छोटे हैं, अंग्रेज़ बैठते हैं यहाँ पे शिमला में। शिमला कहाँ पे, शिमला लगभग इस एरिया में शिमला आता है यहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये बुशहर को बोला यार भाई लोकल छोटू छोटू हैं, इनको संभाल के रखो। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो है बुशहर के पास दे दी। और बुशहर जो है वो एक ताकतवर रियासत थी, और जिसके आगे चल के जो राजा हमारे वीरभद्र सिंह जी हैं वो उसी रियासत से निकले हैं, है ना। चलें आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रियासत है वो देखेंगे हम दामी रियासत के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बचा है अभी, क्विकली देख लेते हैं कि लोकेशन वाइज कहाँ जैसे पड़ता है एग्जैक्टली। अगेन एग्जैक्टली का कुछ वो नहीं है, ये मैप जस्ट फॉर रेफरेंस है। आप इसको ऐसा मत सोचें कि ये मतलब एग्जैक्ट लोकेशंस वही है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है कि कहाँ जैसे ये एरिया हो सकता है, या मतलब एज़ पर द रिकॉर्ड कहाँ जैसे दिखाया गया है मोस्टली। ठीक है, जो एरिया है ये भज्जी और ये कोटी के साथ वाला जो एरिया है ये सारा धामी है, ये जो है ये धामी है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ जैसे है शिमला के आसपास का एरिया है ये धामी। तो अभी देख लेते हैं कि धामी रियासत में ऐसा क्या है ना। धामी धामी धामी, वेयर इज योर धामी दिस। ओके, तो क्विकली एक बार ये देख लो पहले कि जो ये धामी रियासत है ना, इसकी जो स्थापना करी है वो पृथ्वीराज चौहान है, जो द ग्रेट वॉरियर पृथ्वीराज चौहान, उनके वंशज थे एक गोविंद पाल करके। उन्होंने इस जो रियासत की स्थापना करी थी। और जो गोविंद पाल थे वो बेसिकली आए कहाँ से थे, पटियाला से धामी आए थे, ठीक है। और इसका एक राजा हुआ है बाद में जिसका नाम था राज सिंह। तो राज सिंह ने क्या किया कि जो पाल जो उपनाम था या प्रत्यय था उसको लगाना बंद कर दिया, और उसने फिर सिंह का प्रत्यय जो है, प्रत्यय मतलब सरनेम बेसिकली, जैसे या प्रत्यय सरनेम या मिडल नेम बोल सकते हो, ये सरनेम बोल सकते हो बेसिकली, ये लगाना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। जब गोरखे नहीं आए थे उससे पहले क्या थे कि जो ये रियासत थी ना धामी की, ये कहलूर की एक जागीर हुआ करती थी, ठीक है। और जब गोरखे आते हैं उस टाइम क्या होता है कि यहाँ का जो राणा थे वो राणा गोवर्धन थे। और जो ये राणा गोवर्धन थे उन्होंने क्या करा कि गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की हेल्प करी थी। और उसके बाद जब गोरखों को ये निकाल देते हैं तो फिर ये ब्रिटिश क्या करते हैं, उनको सनद दे देते हैं, उनको एज ए ऑफिशियल राणा मान लेते हैं इसका। और बाद में क्या होता है कि जो धामी को कुसुमटी में मिला देते हैं, और जो धामी की राजधानी थी वो हलोग थी। तो 4-5 इसके क्वेश्चंस हैं, मैं मोनली एक बार नोट्स देख लेते हैं कि धामी के जो और नोट्स हैं उसमें क्या है। ओके, तो ये धामी की हम लोग बात कर रहे थे। धामी इसके जो वंशज हैं वो वही है कि पृथ्वीराज चौहान के जो ये वंशज थे, गोविंद पाल उनका नाम था। इसकी जो राजधानी थी वो हलोग करके इसकी राजधानी थी। और जब गोरखे आते हैं तो यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था दलेल सिंह राणा। और धामी के जो अंतिम शासक थे उसका नाम था अंतिम राणा दिलीप सिंह थे, ठीक है। गोरखे आने से पहले जो धामी थी वो क्या थी, ठकुराई हुआ करती थी या जागीर हुआ करती थी, किसकी, कहलूर की। बट जब गोरखों के बाद फिर तो इंग्लिश आ जाते हैं तो फिर तो अंग्रेज़ों के अंडर ही आ जाते हैं लगभग। जब गोरखों को भगाया पहाड़ों से तो फिर तो यहाँ पे अंग्रेज़ ही आ जाते हैं, राइट। फिर 1857 में क्या होता है कि धामी है जो हेल्प करती है किसकी, अंग्रेज़ों की। जो 1857 की जो क्रांति होती है उसमें धामी क्या करती है, अंग्रेज़ों की हेल्प करती है। और उसकी वजह से क्या है कि ये काफ़ी करीब थी ये जो रियासत थी इसके अंग्रेज़ों के। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1900 मतलब अंग्रेज़ों के काफ़ी करीब थी। फिर अंग्रेज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा मॉडल पहाड़ी रियासतों ने बेसिकली क्या है कि अपनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जैसे 1915 में एक यहाँ के राणा थे, राणा हीराचंद, उनके टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्मेशन होते हैं या जो ज़मीन का बंदोबस्त होता है, और राणा हीराचंद के टाइम में, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या करा कि 1913 में उनको एक उपाधि दी थी, CIE की उपाधि देते हैं 1913 में। तो बेसिकली मोस्टली जो इतने भी पहाड़ी राज्यों के आप राजा देखोगे ना, अंग्रेज़ों ने खिल्लत या राणा या नाइटहुड की उपाधियाँ दे के खुश ही रखा उनको। तो दिलीप सिंह राणा जो थे वो फिर अंतिम शासक थे। धामी इसलिए भी फेमस है कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, धामी गोली कांड हुआ था। जब क्योंकि 1939 के बाद जो प्रजामंडल मूवमेंट थे वो चरम पे थे। और फिर मतलब लोग राजा के पास जाते हैं और राजा शूट एंड साइड का मतलब शूट आउट का ऑर्डर दे देते हैं। और उसके बाद फिर बात दिल्ली तक जाती है, बट फिर कुछ
जो अंतरिम गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल, वो रिज़ाइन दे देते हैं, उसकी वजह से कुछ होता नहीं है। बट धामी जो गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 16 अप्रैल 1900 अगर 39 को धामी जो हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि धामी गोलीकांड के समय वहाँ के राजा कौन थे, तो राजा दिलीप सिंह राणा जो थे वहाँ के राणा थे, ठीक है, वहाँ के राणा थे, राणा दिलीप सिंह। और धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 अप्रैल 1939 में जो है ये जो गोलीकांड हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है कि 15 अप्रैल को 1948 को मतलब 26 जो पहाड़ी रियासतें प्लस ठकुराइयाँ इनको मिला के एक महासू में तहसील बनाई जाती है, महासू डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम था कुसुमटी। तो उसी में फिर ये धामी को भी मर्ज कर देते हैं बाद में। अगर यहाँ पे देखोगे तो कुसुमटी अभी तो नहीं है, बट अभी तो ये वाला एरिया है यहाँ जैसे करके ये धामी जो है वो आ जाती है इस एरिया में ये, ठीक है जी। उसके बाद आती है जो भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी रिलेशन जो है वो राजा वीरभद्र जी के साथ है, बाद में बात करेंगे। और जुब्बल की जो स्थापना है ना वो भी ओगरचंद के पुत्र जो सिरमौर के शुभंश प्रकाश थे ना, उनके भाई हैं करमचंद। तो करमचंद क्या है कि इसकी स्थापना करते हैं 1195 के करीब। तो अब सिरमौर के साथ अच्छा है, तो गोरखा आने से पहले तक ये जो रियासत थी वो लगभग सिरमौर की जागीर रही, मतलब अच्छे फ्रेंड रिलेशंस थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ धूमधाम से चल रहा था। जब गोरखे आ जाते हैं उसके बाद क्या होती है कि फिर गोरखों के बाद ब्रिटिश जब युद्ध होता है तो फिर क्या है कि ये जो रियासत है वो क्या होती है, वो मतलब स्वतंत्र हो जाता है जुब्बल, ठीक है। तो जो करमचंद थे इन्होंने जुब्बल की जो राजधानी थी वो बनाई थी सोनपुर में। फिर उसको बाद में क्या करते हैं, यही करमचंद क्या करते हैं कि उसको स्थानांतरित कर देते हैं पुराना जुब्बल में, ठीक है। और फिर एक राजा आते हैं बाद में राणा गौरचंद, तो वो क्या करते हैं कि पुराना जुब्बल से जो ये राजधानी है वो ले जाते हैं देवरा, जो कि आज का जुब्बल है उसका प्राचीन नाम देवरा था। तो ऐसे इतना ही इसका कुछ है। और जब गोरखे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के जो राणा थे उनका नाम था पूरणचंद। तो जुब्बल में पूरणचंद थे जब गोरखे आए, और करमचंद ने जो राजधानी थी वो सोनपुर में बसाई। उसके बाद पुराना जुब्बल को स्थानांतरित किया, और उसके बाद वो पुराना जुब्बल से जो आपके गौरचंद आते हैं वो उसको ले जाते हैं कहाँ पे, नया जुब्बल। तो इतनी सी बात है जुब्बल के बारे में। आगे चलें जी, आगे देखें। फिर वही बात है, जब गोरखों के साथ युद्ध हो जाता है, मतलब तो फिर गोरखा अंग्रेज़ों का बाहर लड़ाई हो गया। तो उसके बाद 1815 में ये क्या होती है कि ये जो है स्वतंत्र रियासत बन जाती है, और जो राणा पूरणचंद थे उसको अंग्रेज सनद दे देते हैं और उनको क्या करते हैं, राणा की उपाधि दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1841 में आपको याद है ना जब हम ये पढ़ रहे थे, 41 में जो है थरोच, और 1896 में रावीनगढ़ और टाडी को क्या है जुब्बल में मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पूरणचंद तो थे ही जब ये मतलब आज़ाद हुई रियासत। फिर पूरणचंद के बाद जो है एक करमचंद करके शासक बनते हैं, जो कि आर्ट के बहुत ज़्यादा प्रिय थे और एक क्रूर शासक भी माना जाता है कि मतलब कला प्रेमी तो थे ही, बट अनुशासन की और मतलब शासन में बड़े उनको क्रूर माना जाता है। उनका नाम था करमचंद, ठीक है। और जो इसके जुब्बल के अंतिम शासक थे वो थे दिग्विजय सिंह। फिर बाद में 15 अप्रैल 1948 को जो जुब्बल है इसको मिला दिया जाता है महासू में, और फिर तो ये हिमाचल में आ जाता है, ठीक है। आगे क्विकली नोट्स देख लेते हैं कि क्या है। इनको उपाधियाँ दी हैं, एक तो यहाँ पे उपाधियाँ देख लो। एक तो करमचंद है जो कला प्रेमी है, और एक शासक आता है भगत चंद, ठीक है। भगत चंद को क्या होता है कि 1918 में अंग्रेज उपाधि देते हैं राजा की। इनकी भी कुछ स्टोरीज़ हैं, आगे चल के अगले नोट्स में आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है इसमें जुब्बल में। 1918 में जो भगत सिंह को क्या है, इसको राजा की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है।
एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्या है, ये तो हमने जो पढ़ लिया। जुब्बल का क्या है कि एक सिरमौर के राजा है, उनकी एक रानी, मान्यता के अनुसार, एक कहानी के अनुसार एक राजा के पास, एक ब्राह्मण के घर पे चले भेज देते हैं राजा अपनी रानी को, और उनके 3 पुत्र होते हैं। रानी के 3 पुत्र होते हैं, एक का नाम है करमचंद, और दूसरे का नाम है मूलचंद, और तीसरे का नाम है दुनीचंद। ये रानी जो है ब्राह्मण के घर पे चले गए हैं, और इनके 3 पुत्र हुए हैं, एक तो करमचंद है, दूसरे मूलचंद है, और तीसरे हुए हैं दुनीचंद। ठीक है जी। तो जो तो करमचंद थे वो कर देते हैं, बसा देते हैं जुब्बल को, और जो मूलचंद है वो एक अलग से रियासत बसाते हैं जिसका नाम है सारी, सेरी या सारी, सैर भी बोलते हैं उसको। और तीसरे जो बेटे हैं दुनीचंद, वो क्या कर देते हैं, वो बसा देते हैं राविनगढ़ को। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब जो ये जुब्बल के एक राजा हुए हैं, राजा भाग सिंह, लगभग 5 में ये राजा थे। ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने आए और इन्होंने उरे परे की जितनी भी ठकुराइयाँ थी उनको हराना स्टार्ट कर दिया। अब ठकुराइयाँ को इन्होंने हराना स्टार्ट कर दिया भाग सिंह ने, तो जितने भी ठाकुर थे वो सारे क्या हो गए, दुखी हो गए। तो उन्होंने क्या कहाँ देखना स्टार्ट कर दिया, गढ़वाल की तरफ। यार कोई तो हेल्प करो, कहाँ से आ गए ये बंदे, राइट। ये तो अगर आपको याद रहेगा तो ये सिरमौर वाले तो कहाँ से आए थे, सालवाहन द्वितीय राजस्थान से आए थे ना। तो फिर उन्होंने बोला यार कि मदद मांगते हैं। फिर ये गढ़वाल के राजा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि महाराज एक नया बंदा आया हुआ है, तंग करके रखा हुआ उसने। यार मैं ना जंप नहीं मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ, क्वेश्चन फिसल जाता है बार बार। तो फिर ये गढ़वाल की करते हैं, और गढ़वाल क्या करता है कि ठाकुरों की मदद करने के लिए आक्रमण कर देता है, किस पे, जुब्बल पे आक्रमण कर देता है। और फिर वो जो राजा को कैद कर लेता है बेसिकली। और उसी राजा की एक बेटी है, उसके साथ जो एक गढ़वाली राजा है, इसको हो जाता है प्रेम। बट प्रेम हो जाता है, प्रेम तक की बात रही यार, उन्होंने बोलते शादीशुदी नहीं करी, शादी के लिए मना कर दिया, बट प्रेम करता था, ऐसा एक इतिहास में लिखा गया है। फिर कहीं ना कहीं करके वो जो गढ़वाल के जुब्बल के राजा हैं, फिर वो भाग कर आ जाते हैं वापस, मतलब गढ़वाल से भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं पता नहीं। और फिर क्या होता है, जो गढ़वाल है फिर से क्या करता है ना, आक्रमण कर देता है उस पर, जुब्बल पे, कि यार ये राजा कैसे बच के आ गया। तो इस बार जो राजा है वो क्या है कि वो आक्रमण का जवाब देता है। बट क्या करते हैं ना कि जो राजा का बेटा है उसको बेचारे को कैद करके ले जाते हैं गढ़वाल में। और फिर जो ये इसका राजे का बेटा था, इसकी वहाँ पे हो जाती है मृत्यु। ये बात है जुब्बल की। ठीक है, तो बेटी से प्यार भी हुआ बट शादी नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जुब्बल है, इसकी पहले तो राजधानी कहाँ पे थी, सोनपुर में। ठीक है, और बाद में सोनपुर से ये चली जाती है जुब्बल में, जुब्बल, पुराना जुब्बल बोल सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। उसके बाद एक राजा आते हैं, राजा कीरत सिंह। तो कीरत सिंह के बारे में नाम याद रख सकते हो बट इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक जिक्र आता है जुब्बल में, एक राजा हैं जोधपुर के, अमरचंद। ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ टाइम तक ये है इस रियासत पे राज किया है। और उन्होंने क्या करा है कि इस रियासत में एक व्यापारी या उद्यमी था जिसका नाम था जाहीराम। ठीक है, उसको यहाँ का वजीर, खुद तो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहा था, ये जो अमर सिंह है उस जोधपुर का राजा था ये, पर इसने एक बंदा रखा हुआ था जिसका नाम था जाहीराम। जाहीराम को इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ था वहाँ पे। और ये बंदा क्या था कि इसको संभाल रहा था जुब्बल को। फिर इसने काफ़ी इसकी जो एक्सपेंशन किया, सीमाएँ बढ़ाई जाहीराम ने। ठीक है, उसके बाद राजा आते हैं भागचंद, नारायण चंद और हुक्मचंद। इन्होंने कुछ खास कुछ किया नहीं। मतलब जो नारायण चंद है, इनको सिरमौर ने क्या किया था कि इनको धोखे से बंदी बना लिया और इसकी क्या होगी, इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है, उसके बाद हुक्मचंद है। हुक्मचंद का यही है कि जो राविनगढ़ है या बराड़ या शलाड़ एरिया है या मलोग है, इनको इसके अपने अधीन कर लिया था जुब्बल के, जो ये हुक्मचंद है। तो हुक्मचंद क्या करते हैं, राविनगढ़ जो ये बराड़ है या शलाड़ है, ठीक है, मलोग, इसको अपने अंडर कर लेते हैं। नारायण चंद को क्या है कि सिरमौर का राजा बंदी बना के उनकी हो जाती है मृत्यु। भागचंद के बारे में कुछ खास है नहीं। ठीक है जी, चलें आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद राजा आते हैं
गोहरचंद, जो हमने पढ़े हैं अभी, राइट। तो गोहरचंद क्या करते हैं, जो राजधानी है वो पुराना जुब्बल से ले जाते हैं कहाँ पे, दयारा में। और जो देवरा या दयारा जो क्या है, आधुनिक जुब्बल है, जो अब का जुब्बल है उसको देवरा या दयारा बोलते थे पहले, ठीक है जी। उसके बाद राजा आते हैं राजा करमचंद। फिर से करमचंद जो है वो 5 साल की उसमें बन जाते हैं राजा। फिर इनके हेल्प करने के लिए एक तहसीलदार है, उसको प्रबंधक बनाया जाता है। मतलब कि जब तक ये बालिग नहीं होता है तब तक क्या है, इसको हेल्प करने के लिए अंग्रेज़ क्या करते हैं कि एक तहसीलदार है उसको नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। बट 1853 में क्या होता है कि ये राजा जो है ये मैच्योर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं करमचंद, और इनको फिर पूर्ण अधिकार जो है वो दे दिए जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने 20 साल के करीब खुद मतलब तहसीलदार ने के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो तहसीलदार था। उसके बाद 20 साल के बाद ये फिर राजा जब बड़ा हो गया तो फिर राजा को अधिकार दे दिए पूरे, ठीक है। करमचंद की जब हम बात कर रहे थे तो ये क्रूर था, कला प्रेमी था, इसने बड़े मंदिर बनाए, और ये शिखर शैली के इसने मंदिर बनाए। और मेन में अगर मंदिर की बात करनी हो, मेन में अगर डेटीज़ की बात करनी है तो इसने माता गंगा के मंदिर, शिव के मंदिर, विष्णु के मंदिर, काली, इनके जो है वो मंदिर बनवाए। और इन मंदिरों में इसने स्पेशली बंदे ने क्या करा, संगमरमर लगवाया, और जो वो संगमरमर था वो मंगवाया इसने जयपुर से, ठीक है। तो ये थे राजा करमचंद, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। करमचंद एक क्रूर राजा था और एक कला प्रेमी भी राजा था ये। करमचंद के बाद आते हैं राजा पदमचंद। जब करमचंद मर जाते हैं, करमचंद के बाद आगे पदमचंद। अब करमचंद के बाद पदमचंद आए तो ये थे नाबालिग। अब नाबालिग थे तो बच्चे थे, तो इनके लिए फिर क्या करते हैं कि अंग्रेज क्या करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक परिषद का निर्माण करते हैं पदमचंद के लिए। और उस परिषद में चरणदास होता है, गोसाई और कलसीन बंदों को रखते हैं कि भैया आप लोग क्या करोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपने चलाना है। तो पदम सिंह के टाइम में सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा था। और जब क्या होता है ना कि शुरू में इन लोगों के विवाद रहे, जैसे इनके राविनगढ़ के साथ विवाद थे, थरोज के साथ कुछ विवाद रहे, बुशहर के साथ कुछ विवाद रहे, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। और इसने जो है जो करमचंद है, इसने देवस में महल बनाया, और इसने क्या है कि शिव मंदिर बनाया, ठीक है। और हाट कोटी में जो माता दुर्गा का है मंदिर है, उस पे सोने का इसने कलश चढ़ाया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हाट कोटी के मंदिर पे सोने का कलश किस राजा ने चढ़ाया। तो ये थे राजा कौन थे, पदमचंद, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद गोरखा जब आते हैं तब राजा होते हैं कौन, गोरखा के टाइम में जो राजा थे राजा पूरणचंद थे, ठीक है। और इनका जो वजीर है उसका नाम है वजीर दांगी, ठीक है, वजीर दांगी है। और जो ये वजीर दांगी के थ्रू ये हेल्प करते हैं किसकी, अंग्रेज़ों की हेल्प करते हैं पूरणचंद। और फिर ये गोरखों को भगाने में तो मतलब कामयाब हो जाते हैं। और 1815 में जो है इनको सनद दे देते हैं, मतलब इनको रियासत की वो दे देते थे, कमान दे देते हैं, कैप्टन। और फिर उसके बाद 1833 में क्या होता है कि वही अंग्रेज़ों ने फिर ज़मीन का बंदोबस्त करते हैं, ज़मीन की माप मपाई करते हैं 1833 में। और एक मोलक राम करके एक बंदा था, वो जो था वो मैनेजर था एक्चुअली, मतलब जिसने वजीर बोल सकते हो, जिसने ये बंदोबस्त के काम में मदद करी अंग्रेज़ों की, ठीक है जी, या पूरणचंद की। पूरणचंद के बाद आते हैं ज्ञानचंद। ज्ञानचंद क्या है कि 11 साल की उम्र में ये राजा बनता है और 23 साल की उम्र में हो जाती है इसकी मृत्यु। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट और इसका वजीर है जिसका नाम है भगवान दास, ठीक है, भगवान दास इसका वजीर है या मैनेजर है, ऐसे बोल सकते हो। अब जब ये मरता है तो जो माता है, इसकी माता जो है वो चाहती है इसके दूसरे भाई को राजा बनाना, ठीक है, बट एक्चुअली अंग्रेज़ उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो माता क्या करती है कि केस कर देती है, और ये खुद केस में मतलब करने के लिए कोलकाता तक गई इसकी जो माँ है, बट अंग्रेज़ों ने उसके जो माता चाहती थी उसको राजा नहीं बनाया। तो इसने अंग्रेज़ों ने इसका एक स्टेप ब्रदर था ज्ञानचंद का, जिसका नाम था भगत सिंह। तो अंग्रेज़ जो है भगत सिंह को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं, जो कि एक स्टेप ब्रदर था, सौतेला भाई था, या स्टेप ब्रदर था किसका, ज्ञानचंद का,
ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञानचंद के बाद तो भगत सिंह आ गया, और भगत सिंह का अगर बात देखेंगे तो भगत सिंह 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है जॉर्ज फिफ्थ का, तो ये बंदा वहाँ पे जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1921 से लेके 1929 तक, देखो ये 1921 से 29 तक ये मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रहता है, मतलब ये प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है 1921 लेके 1924 तक, शिमला हिल स्टेट्स को, ठीक है। और ये बाद में भी 1933 में भी ये मतलब जो शिमला हिल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, जो ये थे कौन था, ये भगत सिंह था। फिर उसके बाद 1918 में तो इसको क्या है कि एक राजा की उपाधि दे देते हैं, अंग्रेज खुश करने के लिए, तो राजा सभी को बना देते थे, राइट। और 1939 में ये बंदा क्या है कि वर्ल्ड टूर पे जाता है अपनी वाइफ के साथ। 1939 में वर्ल्ड टूर किया इस बंदे ने, हम लोग आज तरसते हैं यार, इसने तब देखो, तो रानी के साथ ये वर्ल्ड टूर पे चला जाता है। और ये जो है जुब्बल, ये चंबा के बाद पहला प्रिंसली स्टेट्स था जिसने अपने राज्य में बिजली लेके आए, ठीक है। 1924 में इसने हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया था अपनी स्टेट में, ठीक है। और 1926 में जुब्बल में बिजली आ गई थी। तो मतलब कुछ राजा इतने प्रोग्रेसिव भी थे कि उनको विजनरी राजा ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या होता है कि 1933 में ये एक शिमला में कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बनाता है, तो ठीक है। उसके बाद 1933 में जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन है, ये आते हैं 1933 में जुब्बल में, ठीक है। बड़ा अच्छा बंदा था ये भगत सिंह, बिल्कुल ही भक्त था ये। इसने एजुकेशन फ्री किया, इसने मेडिकल फ्री किया, ठीक है। और 1924 में तो प्लांट बनाया था, तो 1926 में जुब्बल में क्या है कि इसकी बिजली तो आई गई थी। और ये फिर 1951 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पे मृत्यु हो जाती है इसकी, वुडविला पैलेस में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है भगत सिंह की। अब ये जो भगत सिंह था ना, ये इसको पता था कि ये, इसने ऐसा नहीं है कि मेरे को राजा ही बने रहना है, ऐसा इसने क्या किया है कि 12 अक्टूबर को इसका होता था जन्मदिन, तो 12 अक्टूबर 1946 को इसने बुलाया सभी को जन्मदिन पे, केक को काटा होगा या जैसा भी। तो फिर बोला यार सभी लोगों, भाई जो मैं भगत सिंह आज आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है। लोग बोलते क्या सरप्राइज़ है, तो ये क्या करता है कि उस दिन इसका जो बेटा है जनार्दन, उसको ये राजा बना देता है। बोलता है यार भाई बहुत हो गया, अभी मेरे को करनी है रेस्ट, मैं लेता हूँ रिटायरमेंट, और जो जनार्दन है यही अभी से राजा हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा जैसा करके जनार्दन दिग्विजय को, जनार्दन नहीं, दिग्विजय है जो यही है जो आपको ये राज करेंगे इसके बाद। तो ये 1946 में जो राजा बन जाते हैं वो बन जाते हैं दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह जो हैं ये हैं अंतिम राजा, क्योंकि 47 में तो भारत आज़ाद हो गया ना, तो अंग्रेज़ों को बाय बाय हो गया। अब दिग्विजय सिंह जो है, इनके 2 पुत्र हैं और 2 हैं इनकी पुत्रियाँ, ठीक है जी। तो 2 पुत्रियों की ये 2 राजाओं के साथ शादी करते हैं। एक की करते हैं ये जो एक सरगुजा के राजा हैं जिनका नाम है मदनेश्वर, उनके साथ एक लड़की की शादी तो कर देते हैं उसके साथ। दूसरी लड़की की शादी कर देते हैं ये बुशहर परिवार में एक राजा के पुत्र हैं जिनका नाम है राजा वीरभद्र सिंह। तो जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे 6 टाइम, तो जो दूसरी पुत्री हैं उनकी शादी जो कर देते हैं ये बुशहर राजघराने में राजा वीरभद्र के साथ। और दिग्विजय के 2 जो पुत्र हैं, उनका पुत्र का नाम क्या है, एक का पुत्र है टिक्का दिगपाल सिंह, और दूसरे का नाम था राणा योगेंद्र सिंह। तो जो राणा योगेंद्र सिंह थे ये 1966 में राजा बनते हैं। और जो अभी जुब्बल का जो महल है ना, जुब्बल के लोग हैं, जो जुब्बल का महल है वो इनके पास है अभी, ठीक है। और जो इनका जो महल है, इन्होंने चाइनीज़
शैली में इनका जो है महल बना के रखा हुआ है, जो राजा ये योगवेंद्र सिंह है। उसके बाद तो फिर 15 अप्रैल में ये हिमाचल में मिल जाता है सारा। ठीक है, तो ये बात है जुब्बल की स्टोरी की। तो मेन यही है कि जो राजा वीरभद्र के साथ इनकी दिग्विजय अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं, और राइट उसके बाद और कुछ इसमें खास मिलता नहीं। हाँ, चाइनीज़ शैली के साथ किस राजा ने महल बनाए हैं, तो किस रियासत के राजा के महल हैं, तो वो है जुब्बल लिख सकते हो, जुब ऐसा आ सकता है। या अगर स्पेसिफिक लाता है तो ये जो योगेंद्र चंद हैं उनके बारे में ऐसा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी जुब्बल की। उसके बाद एक राविनगढ़ आता है। राविनगढ़ के बारे में हमने बोला था ना, 3 पुत्र थे, एक राविनगढ़ को कर लेते हैं। तो जो दुनीचंद है वो बसा देता है किसको, राविनगढ़ को। ठीक है, और सिरमौर के राजा थे जो एक वीर प्रकाश था ना, वीर प्रकाश बंदा जो हम पढ़ रहे थे, जो तो उसने फिर यहाँ पे एक राविनगढ़ फोर्ट बनाता है, और इसका जो अंतिम शासक था वो था फतेह सिंह। और अभी का जो राविनगढ़ है वो कहाँ पे है, वो है जुब्बल तहसील में। ठीक है, तो राविनगढ़ के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है। दुनीचंद इसकी स्थापना करते हैं। गोरखों के बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं कि राविनगढ़ को आधा तो ये गढ़वाल को दे देते हैं, और आधा जो एरिया है वो अपने पास रख लेते हैं। तब ये वहाँ के ठाकुर थे, राजा हरिचंद करके ठाकुर थे, उन्होंने विरोध भी किया, पर अंग्रेज़ों ने इनकी सुनी नहीं। फिर 1930 में क्या करते हैं अंग्रेज़ की जो राविनगढ़ है उसको दे देते हैं क्योंथल को। वो क्यों देते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंथल में कुछ इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया था, उसकी वजह से ये 1830 में ये दे देते हैं क्योंथल को। उसके बाद आता है रतेश। यहाँ पे एक बार राविनगढ़ का क्लियर हो गया ना आपको कि दुनीचंद ने इसकी स्थापना करी थी, और गोरखों के जब युद्ध हो गया उसके बाद क्या किया कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि आधा क्षेत्र इसका गढ़वाल को दे दिया, और आधा क्षेत्र इसने अपने पास रखा अंग्रेज़ों ने। ठीक है, राविनगढ़ का। और फिर जब 1830 में जब अंग्रेज़ों ने शिमला बनाना था, जो शिमला एरिया की जब बात चल रही थी, तो ये फिर क्या करते हैं कि वो जो एरिया अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा था ये देते हैं क्योंथल को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, राविनगढ़ के बारे में। ठीक है, और जो इसके अंतिम शासक थे वो थे फतेह सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलें। यार हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो पीछे, क्योंकि ये तो मेरे रेफरेंसेस के लिए है। अगर आपको रोक के कुछ देखना है तो यू कैन जस्ट पॉज ऑन दिस वन, तो यहाँ से पढ़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डीप डाइव करना है आपको तो आप ये देखने की इच्छा रख सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी अभी, राविनगढ़ की। उसके बाद हम रतेश की बात कर लेते हैं। रतेश की जो स्थापना थी वो करी थी करम प्रकाश के, जो सिरमौर के करम प्रकाश थे उसके भाई थे राय सिंह। तो राय सिंह ने रतेश की स्थापना करी थी। ठीक है, और रतेश जो थी वो सबसे छोटी रियासत थी, 2 स्क्वायर माइल के अंदर इसकी एरिया था। और जब गोरखों का आक्रमण होता है तो यहाँ के राजा हैं किशन सिंह, और जो किशन सिंह है वो कहाँ पे भाग के चले जाते हैं, वो भाग के चले जाते हैं सिरमौर में, राइट। और सिरमौर में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी जान बचाते हैं। मतलब छोटे थे तो बेसिकली ये नहीं गए होंगे, इनके साथ राजघराने के लोग भी गए होंगे। उसके बाद जो शमशेर सिंह थे वो रतेश के अंतिम शासक थे। तो ये 2-4 चीज़ें आपको रतेश में याद रखनी है। ठीक है, रतेश जो सिरमौर के जो करम प्रकाश थे उसके भाई हैं राय सिंह, उसने इसकी स्थापना की है। और उसके बाद सबसे छोटी रियासत थी, और गोरखाओं के आक्रमण में जो वो हैं ये भाग के चले जाते हैं सिरमौर। उसके बाद आती है शांगरी। शांगरी रियासत जो है पहले बुशहर के अधीन हुआ करती थी, और उसके बाद कुल्लू के राजा हैं मान सिंह, वो क्या करते हैं इस पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, बट जब अंग्रेज़ों और गोरखों का युद्ध होता है 1815 में,
तो फिर जो विक्रम सिंह को शांगरी का शासक बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर 1815 में क्या किया कि जो शांगरी रियासत है अंग्रेज़ों ने वो सौंप दी, किसको, कुल्लू को सौंप दी, ठीक है। और इसका एक शासक हुआ है हीरा सिंह, उसको 1887 में इसको राय की उपाधि दे देते हैं। और जो राय रघुवीर सिंह वो जो थे यहाँ के अंतिम शासक थे, किसके, शांगरी के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आती है क्योंथल। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है क्योंथल, थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, ठीक है। इसके हम पहले जाते हैं नोट्स पे, नोट्स देख लेते हैं, इसकी जो नोट्स हैं। याद है जब सुकेत की बात कर रहे थे तो 3 भाई थे। गिरिसेन जो था वो आ गया था शिमला वाली साइड में, तो उसने, जो गिरिसेन ने यहाँ पे स्थापना करी थी, तो क्योंथल की जो स्थापना करी थी वो करी थी सुकेत के जो राजा थे, संस्थापक वीरसेन है, उसके भाई थे गिरिसेन, उसने यहाँ पे स्थापना करी थी, राइट। बेसिकली ये लोग आए थे रोपड़ से, राइट। रूपसेन की वहाँ पे हत्या हो जाती है और उसके बाद ये लोग चले आते हैं यहाँ पे, और एक तीसरा जो हमीर वो चला जाता है किश्तवाड़ साइड में, राइट। वो तो आपको याद ही होगा। तो 1800 से पहले तो जो क्योंथल के पास लगभग 18 ठकुराइयाँ थी, तो इन्होंने क्या कि ठकुराइयों पे कब्जे किए और ये राज कर रहे थे, राइट। बट जब ये गोरखे आते हैं तो तब का 1809 के करीब आते हैं गोरखे यहाँ पे, और तब यहाँ का राजा है राणा रघुनाथ। अब राणा जो रघुनाथ है ये भाग के चले जाते हैं कुल्लू, और वहाँ पे हो जाती है इनकी मृत्यु, ठीक है। और 1814 में क्या है कि जो ये ठकुराइयाँ हैं वो सारी हो जाती हैं अलग। बट 1815 में फिर क्या होता है कि ये लोग फिर थोड़ा सा वो करते हैं और कुछ ठकुराइयाँ वापस आ जाती हैं, जैसे गोंडोगी, मधान, रतेश, ठियोग, कोटी, ये फिर से इसके अंडर आ जाती हैं, क्योंथल के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। और जो राविनगढ़ था और कोटगढ़ था, ये जो है अंग्रेज़ लोग क्योंथल के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब इन अंग्रेज़ों को शिमला एरिया चाहिए होता था, तो वो क्या करते हैं कि उनको क्योंथल को ये एरिया दे देते हैं, राविनगढ़ और कोटगढ़ के, और जो शिमला साइड का एरिया था वो ले लेते हैं क्योंकि उनको शिमला बसाना था, राइट। तो ये तो हो गया क्योंथल के बारे में। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं क्योंथल के बारे में। याद है क्या, देसू की दार, मही की हार, वो सब स्टोरी याद है क्या, सिरमौर के राजा की, मही प्रकाश की? बस वही क्योंथल है ये। तो क्योंथल में क्या है ना कि ये 1379 में, यानी 1389 में ये आ जाता है फिरोज शाह तुगलक के अंडर। तब इस टाइम में कब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आ जाता है, तुगलक वंश है दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पे एक सिरमौर का एक राजा है मही प्रकाश, उसको क्या है कि क्योंथल की उससे शादी करनी है। राजा मानता नहीं है, वो हमला कर देता है, फिर लड़ाई होती है देसू की धार पे, ठीक है। और तब ये जो राजा थे क्योंथल के वो थे राजा अनूप सिंह। फिर क्या होता है कि बाद में ये गुलेर की मदद से हमला करते हैं, फिर वो इनको मार देते हैं और राजा अनूप को मार के उसकी शादी हो जाती है, उसकी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं ये। उसके बाद एक राजा आते हैं, राजा पृथ्वीसेन। तो इन्होंने क्या किया कि इनके टाइम में कुमारसेन का एक राणा था, राणा राम सिंह, पृथ्वी सिंह के टाइम में। तो इस टाइम में क्या है कि जो बलसन की ठकुराई है वो कुमारसेन जो है अपने अंडर कर लेते हैं, इनके उसमें वही है। उसके बाद क्या है कि एक राजा आते हैं संसार सेन,
ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो जब गोरखे आए थे 1809 में, तो रघुनाथ तो भाग गया था कुल्लू में, और कुल्लू में भाग गए थे रघुनाथ सिंह। ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया था कि जो उनकी होगी वहाँ पे मृत्यु। अब उनका बेटा है वो आता है वापस। तो 1815 में क्या है कि जो संसार सेन है वो इनका बेटा है रघुनाथ का। तो 1815 को इसको सरकार जो ब्रिटिश है वो सनद दे देते हैं, क्योंकि ये कुल्लू से वापस आ गया है। और ये 1857 की लड़ाई में जो ये संसार सेन है ये हेल्प करता है किसकी, ब्रिटिशों की। और फिर इसको ब्रिटिश खुश हो जाते हैं इसे, और इसको दे देते हैं किसकी खिल्लत की उपाधि दे देते हैं। ठीक है। 1862 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इसका जो पुत्र है महेंद्र सेन वो बनता है राजा। अब पूछोगे सर सेन सेन क्यों लगा रहे हो, यही तो बात है दोस्त। ये बेसिकली ये लोग चले थे दिल्ली से, ये पांडवों के वंशज हुआ करते थे। वहाँ से भाग के चले गए ये बंगाल, बंगाल से भाग कर आए ये रोपड़। ठीक है। रोपड़ से भाग के आए सुकेत, और सुकेत के साथ मंडी, और एक भाई जो है वो ये यहाँ पे आ जाता है। राइट। तो बेसिकली ये सारे एक ही हैं, और ये सेन डायनेस्टी है जो बंगाल से आए हुए थे बेसिकली। ठीक है। उसके बाद महेंद्र सेन बनता है राजा, और महेंद्र सेन के बाद बनता है बलवीर सेन। एक राजा आते हैं बलवीर सेन। बलवीर सेन जो है वो 1882 या 1884 के करीब राजा बनता है। तो ये बड़ा क्रूर सा राजा था, इसका कुछ खास इसका वो नहीं था। तो इसने जो है फिर जो कुसुमटी का एरिया था वो दे दी थी अंग्रेज़ों को, और इसके राज में फिर जो बंदोबस्त वगैरह हुआ ज़मीन का, और 1901 में हो जाती है इसकी मृत्यु। उसके बाद क्या होता है कि राजा आते हैं विजय सेन 1901 में। तो विजय सेन क्या है कि अभी देखो अंग्रेज आ गए हैं ना। विजय सेन जो राजा आता है 1901 में आता है, फिर 1911 में ये दिल्ली दरबार में जाता है। ठीक है। और ये जो अपनी रियासत का लैंड कंट्रोल है वो दे देता है अंग्रेज़ों को, क्योंथल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके लिए जो भूमि है ये भी यही उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। फिर 1912 में ये फिर से कुछ बंदोबस्त करवाता है, पहले का इसको पसंद नहीं आया होगा शायद बलवीर सेन वाला। तो उसके बाद 1916 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है विजय सेन की। ठीक है। विजय सेन के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं हमेंद्र सेन 1916 में बनते हैं ये। तो हमेंद्र सेन क्या करते हैं कि हमेंद्र सेन क्योंथल की बात कर रहे हैं हम। हमेंद्र सेन 2-3 काम करते हैं। एक तो ये दास प्रथा जो है वो ख़त्म कर देते हैं हमेंद्र सेन, और इनको 1936 में CSI की उपाधि देते हैं अंग्रेज। दास प्रथा ख़त्म करते हैं ये। फिर बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा मतलब बिना पैसे दिए काम कराना, उसको बेगार प्रथा बोलते हैं। उसको भी ये लोग ये ख़त्म कर देते हैं। कौन? हमेंद्र। और उसके बाद क्या होता है कि 1940 में हमेंद्र की हो जाती है मृत्यु। ठीक है। और उसके बाद आते हैं नए एक और राजा जिनका नाम है हितेंद्र। तो 1940 के करीब ये राजा बनते हैं जी। कुछ खास किया नहीं इन्होंने, अंग्रेज़ों को भी थोड़ा बैग बुक पैक कर रहे थे, उनको भी घर जाना था वापस, और ये अंतिम राजा थे। और इसके बाद तो ये चला जाता है क्योंथल, चला जाता है किस में महासू डिस्ट्रिक्ट में, महासू ज़िले में इसको तब्दील कर देते हैं, जो बाद में शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो इतनी सी स्टोरी है हमारी किसकी, शिमला में जो हमने पढ़ा क्योंथल के बारे में। उसके बाद एक रियासत आती है गोंड रियासत। तो इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका नाम याद रखो। एक तो इसकी जो स्थापना करी है वो एक महानुभाव है जिसका नाम है जनजान सिंह। जनजान सिंह जो है इसकी स्थापना करते हैं, और ये क्योंथल की जागीर हुआ करती थी। ठीक है। और उसके बाद गोरखों के टाइम में तो ये फिर मतलब वैसे ही रहा। फिर 1819 में ये फिर से क्योंथल के अंडर आ जाती है, और इसका जो अंतिम शासक था वो था रणजीत सिंह। इसमें यही है, यही क्वेश्चन है। तो एक तो इसके अंतिम जो शासक हैं वो है रणजीत सिंह, और एक क्योंथल के अंडर थी, क्योंथल की जागीर थी ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है ठियोग।
ठियोग रियासत। ठियोग की जो स्थापना देख लेते हैं, इसकी स्थापना करते हैं जयचंद, कहीं कहीं पे जयचंद भी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ठियोग थी वो भी जागीर थी किसकी, क्योंतल की, क्योंतल की जागीर थी। और जो एक राजा हैं, राजा कृष्णचंद्र, राजा कृष्णचंद्र जो हैं वो ठियोग के क्या हैं, अंतिम राजा थे, ठीक है। और जो ठियोग है वो हिमाचल की ओर से भारत में मिलने वाली पहली पहाड़ी रियासत थी, ठीक है। तो ठियोग स्थापना के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके नोट्स देख लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो कहलूर के एक जयचंद हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करी, तो कहलूर से थे, जयचंद स्थापना करते हैं। ये तो पहले क्योंथल की मतलब जागीर हुआ करती थी, फिर तो गोरखे आते हैं, और गोरखों के बाद फिर से क्या हो गया कि इसको वो दे देते हैं, गोरखों के बाद जो राजा बनते हैं, राजा बनते हैं भूपचंद। और जो भूपचंद है इनका कुछ व्यवहार ज़्यादा ठीक था नहीं, तो इनको क्या बोला अंग्रेजों ने कि भाई तुम रुको, हम लोग तुम्हें 500 रुपया पेंशन देंगे आजीवन, और तुम क्या करो कि हट जाओ, हमें संभालने दो। 1868 के करीब, 68 के करीब हो जाती है भूपचंद की मृत्यु। और उसके बाद एक राजा बनते हैं, राजा हरिचंद। जो हरिचंद हैं वो क्या करते हैं कि वो शादी करते हैं एक बलचन की राजकुमारी के साथ, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1893 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इनका एक पुत्र है शमशेर सिंह, ठीक है। और जो शमशेर सिंह है यही जो था वो अंतिम शासक था किसका, ठियोग रियासत का, ठीक है। उसके बाद तो ठियोग जो है पहली रियासत बन जाती है हिमाचल में शामिल होने वाली पहाड़ी रियासत। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे कृष्णचंद लिखो, क्योंकि कहीं जगह पे कृष्णचंद है अंतिम शासक और कहीं जगह पे शमशेर सिंह लिखा हुआ है। तो शमशेर सिंह और कृष्ण सिंह में कुछ भी आता है तो आप इसको याद रख सकते हो। वो कहलूर का राजा है जो भीमचंद, उनके दूसरे पुत्र और एक जयचंद ठियोग से हैं, और तीसरा बंदा है जनजान सिंह जो कि गोंड के राजा का भाई है भूपचंद। इन तीनों ने क्या है इसकी स्थापना करी थी मैदान की। और जो नरेंद्र सिंह थे इसके, नरेंद्र सिंह इसके अंतिम शासक थे, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। 1810 से 15 तक इसके यहाँ पे रहते हैं गोरखस, और कुछ खास नहीं है। लगभग 27 के करीब इसके राजा रहते हैं। एक बार इसको पॉज करके देख सकते हो आप पीछे जो भी है ना। कोटखाई जो इसकी स्थापना करी थी अहिमाल सिंह, जो कि बेसिकली कुमार सेन से थे। अहिमाल सिंह जो हैं इन्होंने कोटखाई की स्थापना करते हैं ये। और पहले तो जो कोटखाई था ये कुल्लू, कुमार सेन और मतलब कुल्लू की भी कभी ये जागीर रहा है, कभी ये कुमार सेन की भी जागीर रहा है, कभी ये बुशैर की भी वजीर रहा है। उसके बाद जब गोरखों के साथ इसका वो हो गया, इंग्लिश गोरखों का युद्ध हो गया, उसके बाद क्या है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि राणा रणजीत सिंह को इसकी क्या कर दी, कोटखाई को राणा रणजीत सिंह को दे दिया। बट उन्होंने कोटगढ़ जो था वो अपने पास ही रखा, ठीक है। और जो अदर रणजीत सिंह को मतलब कोटखाई जो रियासत है बेसिकली उसको दे देते हैं। उसके बाद हम रियासत पढ़ते हैं कोटखाई के बाद कौन सी, करांगला की भी जो स्थापना करी थी वो कुमार सेन से एक संसार चंद है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। बेसिकली ये भी जो थी बुशहर की क्या थी, जागीर थी। तो करांगला की जो स्थापना है वो किसने करी थी, संसार चंद ने। और करांगला रियासत जो है वो बुशहर की क्या थी, आती है सारी का भी वही है कि बुशहर की सारी की स्थापना करी थी मूलचंद ने 1155 के करीब, 1195 के करीब।
अगर आप मेरा यहाँ पे देख रहे हो 1195 के करीब ये इसकी स्थापना करते हैं। और जो रोडू का एरिया था वो सारी के अंदर आता था। जो पूरण सिंह थे वो सारी के अंतिम शासक हुआ करते थे। और फिर इसने क्या किया कि ब्रिटिशों ने जब 1864 में ब्रिटिशों ने क्या किया कि जो सारी है उसको एज अ नजराना दे दिया था बुशहर को कि भैया आप संभालो इसको, ठीक है। तो फिर ये आ जाता है बुशहर रियासत के नज़दीक के अंडर आ गया तभी सारी जो था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हमने, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चलिए, ठीक है।